अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस मुग़ल फ्रॉम मुस्लिम मैट्रिमोनियल। आज फिर हम आपकी खिदमत में एक बार हाज़िर हुए हैं। बहुत सारे लोगों के हमारे पास सवाल थे, बहुत सारे लोगों के हमारे पास क्वेश्चंस हमें रिसीव हो रहे थे कि प्रोफाइल्स में कैटेगरीज़ डिफ़ाइन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या प्रोफाइल्स में कैटेगरीज़ को एक्सप्लोर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है? हमारे लिए किस किस्म की प्रोफाइल बेहतर रहेगी और कैसे हम इस चीज़ को क्यों मतलब ये इतना ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप कहीं पे भी रिश्ते के लिए अप्लाई करते हैं, प्रपोज़ल्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो कैटेगरीज़ का डिफ़ाइन होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाज़मी सी बात नहीं कि उसमें सिर्फ़ एक अपर क्लास और मिडिल क्लास सिर्फ यही होता है, नहीं। उसमें एजुकेशन की कंपैटिबिलिटी, एज की कंपैटिबिलिटी, आपके कास्ट की, आपके मतलब बहुत सारे लोगों के सेक्ट होते हैं, मसलक होते हैं, उनकी कैटेगरी को भी डिफ़ाइन करना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जिसमें हमने हर प्रपोज़ल में हर कैटेगरी के हवाले से उनकी कैटेगरीज़ बना दी हैं कि आपके लिए ये प्रोफाइल ज़्यादा बेहतर रहेगी, आपके लिए ये कैटेगरी ज़्यादा बेहतर रहेगी। वो हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स आपको गाइड करते हैं। उसका तरीक़ेकार क्या होता है? नंबर 1 पर हम बात करते हैं हमारी जर्नल कैटेगरी की। जर्नल केस में, जर्नल कैटेगरी में आपको उस तरह की प्रोफाइल्स रिसीव होती हैं, जैसे बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है कि हमारी कोई बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, हमारी कोई बहुत ज़्यादा ओवर हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई बस हमें नॉर्मल सी प्रोफाइल रिक्वायर्ड है, बस सिंपल से लोग हों और बस जैसे हम हैं वैसे ही हों, तो वो एक जर्नल कैटेगरी में आ जाता है, जिनकी बहुत ज़्यादा कोई हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, सिंपल सी प्रोफाइल की उनकी रिक्वायरमेंट होती है और वो खुद भी उसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ ओके। सेकंड पे अगर हम बात करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोफेशनल डिग्री होल्डर क्वालिफाइड। वो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर की जो कैटेगरी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें जो हम कैटेगरीज़ को लेते हैं वो आ जाते हैं MBBS, BDS, CA, SSC है, MPhil, PhD, इस तरह की एजुकेशन उसमें रिक्वायरमेंट होती है। या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि मास्टर्स होते हैं, लेकिन लड़कियां होती हैं मास्टर्स होती हैं, कंप्यूटर साइंस से उन्होंने डिग्री ली होती है, सॉफ्टवेयर IT में एक अच्छी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो फिर उनको भी हम इसी में ही लेते हैं प्रोफेशनल डिग्री होल्डर में, क्योंकि वो प्रोफेशन को थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देती हैं, कैटेगरीज़ को थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देती हैं। फिर प्रोफेशन के साथ साथ अगर कोई बच्चा या कोई लड़का या कोई लड़की अगर इतनी पढ़ी लिखी है कि जो MBBS है, MBA है, MPhil है, PhD है, तो फिर जाहिर सी बात है उनकी अपनी खुद की रिक्वायरमेंट भी उसी कैटेगरी के हवाले से होती हैं, बिज़नेस प्रोफाइल के हवाले से होती हैं। अगर बिज़नेस नहीं है, कोई जॉब है, तो फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस इस हवाले से होती हैं। तो उनके केसेस को हम प्रोफेशनल डिग्री होल्डर में काउंट करते हैं। थर्ड पे अगर हम बात करें तो डाइवोर्सिस केसेस, ये बहुत स्पेशल केसेस होते हैं। इसमें इतना ख़ास हम क्यों इसको कहते हैं, देखिए देखा जाता है बहुत सारी जगहों पे कि पहली बात तो ये होती है कि डिवोर्स की बेस बनी क्या है, और अगर आपके पास किड्स हैं तो वो किसकी अगर आपके पास किड्स मौजूद हैं तो वो किसकी कस्टडी में है, ये बहुत अहम सवाल होता है। बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि किड्स उनकी एक्स वाइफ के पास उनकी कस्टडी में होते हैं, मगर वो उनको एक्सपेंस दे रहे होते हैं। अब ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें कि भाई आगे जाकर आपने उनकी कस्टडी अपने पास लेनी है नहीं लेनी है, ये फैमिली को बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों की भी ये डिमांड होती है कि अगर चलो मान लो हमारे साथ अगर कोई मिसहैप हो गया, अगर हमको खुद भी डिवोर्सी हैं, अगर हम किसी डिवोर्स को भी कंसीडर कर रहे हैं, अगर हमारा किड नहीं है तो हम सामने वाले की किड्स को भी कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हम सामने वाले की किड्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर उसका उस कस्टडी में होना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई फादर की कस्टडी में उनका होना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लोगों के डिमांड्स उस हवाले से होती है, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट तो होती है कि एजुकेशन बैकग्राउंड, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उनका फैमिली स्टेटस इस कैटेगरी से हो, मगर उनकी ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से अगर सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं तो वो एक की वजह से वो प्रोफाइल को जो है वो रिजेक्शन का सबब बन जाती है। तो ये चीज़ भी एक बहुत अहम किरदार अदा करती है, जिसकी वजह से हमने स्पेसिफिक किया हुआ होता है डाइवोर्स विद किड का केस एंड डाइवोर्स विदाउट किड का केस, क्योंकि इन दोनों में ही बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो जाता है। क्योंकि जब उनके किड्स होते हैं, बेशक उनकी डाइवोर्स इन प्रोसेस हो, डाइवोर्स उनकी कंप्लीट हो गई हो, कस्टडी किसके पास है, कस्टडी के बाद आपने उनको कितना माहाना खर्च देना है, ये मतलब ये बहुत सारे लोग ख़वातीन होती हैं वो कोर्ट के थ्रू अप्लाई करती हैं, कोर्ट ने उनका बोला होता है कि आप बस 18 ईयर्स हो जाएं, 7 ईयर्स हो जाएं, इसके बाद भाई आपके बच्चे, बहुत सारे मर्द कहते हैं कि हम अपने बच्चे नहीं छोड़ेंगे, भाई हमें हमारे बच्चे वापस कर दो। तो मतलब दूसरे वाली बंदी पे तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये चीज़ उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इसी तरीके से लड़की की बात करें तो उसकी भी यही रिक्वायरमेंट होती है कि अगर बहुत सारे बच्चे, वो कहती हैं कि हमारे तो बच्चे हैं लेकिन वो हमारे
पेरेंट्स के पास रहेंगे, मतलब मैं जहाँ शादी होके जाऊँगी वो वहाँ नहीं जाएंगे, बच्चे नाना नानी के पास रहेंगे, वो उनकी लुक आफ्टर करेंगे। ऐसा नहीं होता, मतलब वो एक ऐसा तो नहीं है ना कि लाइफ टाइम ही वो देख रहे होते हैं, कभी ना कभी बच्चों को आखिर लौट के माँ या बाप के पास तो जाना ही होता है। तो सामने वाले को उसके बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता होना ज़रूरी है, उसको मेंटली प्रिपेयर होना उसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कभी ऐसा कोई सिचुएशन होती है कि हम बच्चों को दोबारा से अपने पास ले लें, तो मतलब फाइनेंशियली मेंटली उसका इतना स्टेबल होना उन चीज़ों को बहुत एक इम्पॉर्टेंट किरदार, अहम रोल अदा करता है। इन सारी चीज़ों में जो ये एक अहम काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। थर्ड पे अगर हम बात करें रीमैट्रिमोनी की, रीमैट्रिमोनी मतलब अगर आप रीमैरिज की बात करें जिसमें आपको सेकंड मैरिज इन प्रेजेंस ऑफ द फर्स्ट वाइफ के केसेस देखने के लिए मिलते हैं। बहुत सारे मेल ऐसे होते हैं जो कि मतलब कह लो कि आप 50% लोगों के पास जेन्युइन रीज़न होते हैं और 50% लोगों के पास आज के दौर में नहीं है, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक ऐसे लोगों को देख रही होती हूँ, उनको बस ऐसी तफरी मजाक के लिए दूसरी शादी करनी होती है। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हाई होती हैं सेकंड मैरिज को भी लेकर, लेकिन अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो लड़कियां भी विलिंग हो जाती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। लेकिन इस सिचुएशन में ज़्यादातर लड़के और जितने भी हमारे मेल हैं, जितने भी हमारी फीमेल हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमें कोई ऐसा बंदा मिले सेकंड मैरिज अगर हम किसी के साथ इन प्रेजेंस ऑफ द फर्स्ट वाइफ कर रहे हैं, जो कि हमारे फाइनेंशियल जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, हमारे जितने भी फाइनेंशियल वैल्यूज़ हैं, उनको एक सिंगल बंदे से दो गुना से ज़्यादा 4 गुना उनको रिक्वायरमेंट होती है कि हम एक किसी ऐसे इंसान से शादी कर रहे हैं जिसकी ऑलरेडी वाइफ भी है, जिसके ऑलरेडी बच्चे भी हैं। तो ज़्यादातर तो लोग ये डिमांड करते हैं कि हमारी वाइफ बीमार है या वो दोबारा से कंसीव नहीं कर सकती, इस वजह से हम जो है ये रीमैरिज करना चाह रहे हैं, सेकंड मैरिज करना चाह रहे हैं। अगर उनकी ऐसी सिचुएशन है तो फिर उनको किसी ऐसी खातून के सर पर हाथ रखना चाहिए जो कि ऑलरेडी खुला हैं, डिवोर्स हैं या बच्चे हैं, बेवा हैं, उनके ऊपर हाथ रखें। लेकिन वो तब भी इस सिचुएशन में भी अपनी हाई एक्सपेक्टेशंस बयान कर रहे होते। लड़की तो स्लिम स्मार्ट होनी चाहिए, अब पहला वाला तो हो गया, चलें दूसरा तो अब ज़रा देख के कर लें। तो लोग ऐसी भी डिमांडें कर हमें बता रहे होते हैं, जो कि एक स्ट्रेंज बात है, जिसमें फिर हम उनको समझाते हैं कि सर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ मेजॉरिटी तौर पर इतने % पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल है। उनको फिर हम उसका ऑल्टरनेट प्रोवाइड कर बता रहे होते हैं। कहीं पर वो उस चीज़ को कंसिडर कर लेते हैं, जो जेन्युइन होते हैं, जो करना चाह रहे होते हैं, जो नहीं करना चाह रहे होते वो फिर माजरत कर लेते हैं। थर्ड पर अगर हम बात करें, एक आती है हमारी एक और स्पेशल कैटेगरी जो कि होती है लेट मैरिज केस की कैटेगरी। लेट मैरिज में कौन से फीमेल्स और कौन से मेल्स आते हैं। हमारी जो फीमेल्स की बात करें ना, हमारे पाकिस्तान के माशरे में और पाकिस्तान से बाहर भी जितने लोग रहते हैं, उनकी जो थिंकिंग है ना वो है पाकिस्तानियों वाली। तो हमारे यहाँ एक नॉर्मल लड़की की जो एक शादी की एज होती है ना, वो 25-26 इनफ है, इसके अंदर हो जानी चाहिए। क्योंकि फिर उसके बाद अगर वो खुद 26 की है, अब उसके बाद वो कहती है कि मुझे हैंडसम लड़का रिक्वायर्ड है। तो हमारी जो ख़वातीन हैं, जो लड़कों की फैमिलीज़ हैं, जो लड़कों की मदर हैं, सिस्टर्स हैं, वो हमेशा कहती हैं कि हमारे भाई से 4-5 साल छोटा एज ब्रैकेट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है लड़के का। अगर हम भी कहीं अपने भाई के लिए प्रोफाइल देखने के लिए जाते हैं, प्रपोजल देखने के लिए जाते हैं, तो हम भी इसी तरीके की डिमांड कर रहे होते हैं। अब एक लड़की है, एजुकेशन थी जी, हमारे पेपर थे, हम एग्ज़ाम्स दे रहे थे, हमने एमफिल कर लिया, हमने पीएचडी कर ली, एज उनकी हो गई 32, 33, 34। अब इस एज में उनको हैंडसम लड़का रिक्वायर्ड है। तो इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस क्यों करते हैं, मुझे ये चीज़ समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। ये चीज़ उनको भी समझनी चाहिए कि 33, 34 में अब जिस मेल को वो कंसिडर करेंगे वो 37, 38 का होगा। 38 का लड़का नहीं होता, वो आदमी होता है, उसके फेस पे वो लड़कों वाला ग्लो नहीं होता। ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। शायद हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो एक कम्युनिटी है, वो इस चीज़ को मेंटली एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है, वो इस चीज़ को कबूल नहीं करना चाह रही दिमागी तौर पर। अब एक लड़की है, वो 32, क्या हुआ भाई आपका लेट मैरिज कर। मैं पढ़ाई कर रही थी, मैं जो हूँ अभी चाह रही थी कि मैं अपनी एजुकेशन को कंप्लीट, अब मैंने एजुकेशन कंप्लीट कर ली है भाई, मैं तो पीएचडी क्वालिफाइड हूँ, अब मुझे भी कोई ऐसा ही लड़का चाहिए जो या तो पीएचडी हो या जो डिवोर्सी हो, लेकिन हो एलीट क्लास का, अपर क्लास का। एज बस मेरी 32 है, 33 है, तो 34, 35 से आप ऊपर का नहीं देखिएगा। हैंडसम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप इस चीज़ को थोड़ा खुद भी अगर देखें, फिर अगर वो इस तरह की डिमांड रखते हैं, जब आगे से अब हमको समझाएं तो वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें
अपने एक्सक्यूज़ देना शुरू कर देते, नहीं आपके पास तो ये, हम आए क्यों थे, हम ये था। उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये चीज़ उस तरीके से पॉसिबल नहीं है। लिहाजा मेरी माँ बाप से भी अपील है कि 25 साल 26 साल के अंदर इनफ है अपनी बच्चों की शादियाँ कर दें अगर उनको करना है। बेशक उनको एजुकेशन अपनी कंटिन्यू करनी है, नहीं करनी है वो फिर बाद में कर लें, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। आप करने वाले हों तो आप बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि यही एक बेहतर एज होती है शादी की पाकिस्तानी कम्युनिटी में। जो अंडर 26 लड़कियां हैं उनको तो फिर भी अंडर 30 लड़के मिल जाते हैं, लेकिन जो 26, 27, 28 की हैं फिर वो कहती हैं 30 तक में आप हमें दिखा दें, 31 में, तो उनकी फैमिलीज़ की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। फिर एक लुक्स पे भी बहुत ज़्यादा मैटर होना शुरू हो जाता है, जो चीज़ें होती हैं। तो लेट मैरिज की जो कैटेगरी होती है वो बहुत अलग कैटेगरी होती है, इनकी काउंसलिंग्स बहुत अलग होती हैं, इनका काम का कैटेगरी बहुत अलग होती है। थर्ड, अगर हम एक और बात करें कैटेगरी की, जो हमारी सबसे स्पेशल कैटेगरी होती है वो हमारी एलीट क्लास कैटेगरी होती है। उसमें आप क्या ऐसी सर्विसेज होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि हमें कह रहे होते हैं, वजाहत दे रहे होते हैं कि हमें, अगर आपका प्रोफाइल, अगर आप हमसे 4 महीने की बात कर रहे हैं, अगर आप हमसे 3 महीने की बात करें, तो फिर आप इसमें प्रोफाइल की जो क्वांटिटी है उसको डबल कर दें, कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज की लिमिट को आप हमारी बढ़ा दें, आप हमारी सर्विसेज के डेज़ को बढ़ा दें, चीज़ों को आप हमारी इंक्रीज़ कर दें, ताकि ये प्रोसेस मज़ीद डबल तरीके से जो है वो फास्ट हो जाए। तो ये चीज़ भी पॉसिबल है। उसमें फिर हम एलीट क्लास कैटेगरी में उनको चूज़ करते हैं, क्योंकि उनको जल्दी बहुत होती है, वो अर्जेंट केसेस होते हैं। थर्ड में, अगर आप सेकंड पे हम बात करें, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड और उनका फाइनेंशियल स्टेटस, एलीट कैटेगरी और एलीट सर्विसेज दोनों डिफरेंट है। ये एलीट सर्विसेज थे जो मैंने बताई। अब जो एलीट कैटेगरी बताती हूँ, उसमें एलीट क्लास कैटेगरी में आपको जब प्रोवाइड की जाती है वो प्रोफाइल का फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होना, प्रोफाइल का बैकग्राउंड, एजुकेटेड, स्टेबल और प्रोफेशनल डिग्री होल्डर के साथ साथ काफ़ी अच्छी एजुकेशन उसके अंदर इंक्लूड होती है। चीज़ें काफ़ी अच्छी और काफ़ी अल्ट्रा नेक्स्ट लेवल पर उसमें इंक्लूड होती है। एक वो कैटेगरी होती है जो लोग बहुत ज़्यादा हमसे आके कराची के भी और लाहौर के भी, इस्लामाबाद के भी, जो लोग हमसे इस तरह का डिमांड कर रहे होते हैं कि आप हमें हमारी ही कैटेगरी में ही दिखाएं। अगर हम मतलब एक बिज़नेस क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक एलीट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो फिर प्रोफाइल भी हमें हमारी ही कैटेगरी में चाहिए। तो फिर वो उनके लिए वो एक स्पेशल कैटेगरी होती है जो कि हम हर एक को रिकमेंड नहीं करते, उनको ही रिकमेंड करते हैं, देखा जाता है। अब जब आप आते हैं हमारे पास, अपनी प्रोफाइल आप हमें शेयर करते हैं, आपके केस को स्टडी करने के बाद, आपके रिक्वायरमेंट को स्टडी करने के बाद, आपसे बातचीत करने के बाद, फिर हम देखते हैं कि आप किस कैटेगरी के लिए सूटेबल हैं। उस कैटेगरी के लिए फिर हम आपको सिलेक्ट करते हैं, आपको उसके हवाले से इंफॉर्मेशन फराहम करते हैं कि ये चीज़ बेहतर है, ये चीज़ बेहतर नहीं है, इसको आप इस तरह से एक्सप्लोर करें, इसको आप इस तरह से देखें। देन फिर आपको उसका तरीक़ेकार बताते हैं कि आप इस तरह से अप्लाई करें। कहीं पे भी प्रोफाइल तलाश करने के लिए, प्रपोज़ल तलाश करने के लिए, कैटेगरीज़ का आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होना, जानना और अपनी प्रोफाइल में उसको देखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिक ये थी हमारी कुछ बेसिक मुस्लिम मैट्रिमोनियल की कैटेगरीज, जिसको आज हमने आपके साथ एक्सप्लोर किया और आपको बताया और इन्फॉर्मेशंस आपको दी हैं। मज़ीद अपनी प्रोफाइल से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, प्रोफाइल से रिलेटेड प्रपोजल से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मुझसे डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं। आप हमारे PTCL नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। ऑफ़िस टाइमिंग हमारी उसमें मौजूद है, हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, विज़िट भी कर सकते हैं आप हमारे ऑफ़िस को। और इसी के साथ साथ आप हमसे हफ्ते में 6 दिन में 12 घंटे हम आपके लिए मौजूद हैं। आप किसी भी वक्त हमसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए, मज़ीद अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें DM कीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। फाइंड योर परफेक्ट मैच द हलाल में। शुक्रिया।